जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निबंध लेखन। आपको एग्जाम में निबंध लेखन कैसे लिखना है या आपके एग्जाम में दोस्तों कुल बता दूं आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको 2 निबंध बताने वाला हूं। यदि आप दोनों को तैयार कर लेते हो तो इसकी 100% गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में एक फंसेगा ही फंसेगा। अब ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो निबंध में करा रहा हूं, ये प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछता है। तो दोनों में से कोई न कोई आप एक तैयार कर लीजिए। एक का मतलब दोनों तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप एक का एक फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो अब दोनों का तैयार करिएगा। अगर दोनों को तैयार कर लेते हो आप तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे तैयार करना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, मैं आपको भी वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 11 होगा। आपके हिंदी में कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैं 11वां नंबर प्रश्न करा रहा हूं। इसके बाद लास्ट प्रश्न मैं कराकर हिंदी को समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से होगा। बोला रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। निम्नलिखित विषयों में से कहने का मतलब वहां पे 4 या 5 ऑप्शन दिया रहेगा। वहां पे 4 या 5 निबंध दिए रहेंगे, जिनमें से आपको सिर्फ एक का आंसर देना होगा। अब कम से कम एक निबंध में आपको 5 स्केच लिखने होंगे। अब किस तरीके से लिखने होंगे मैं आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कराने वाला हूं प्रदूषण की समस्या और समाधान, या आपसे बोल दे पर्यावरण प्रदूषण, या आपसे बोल दे प्रदूषण की समस्या, या आपसे बोल दे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या बोल दे प्रदूषण तथा मानव समाज। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में प्रदूषण शब्द आए या पर्यावरण शब्द आए तो ध्यान दीजिएगा, यही निबंध आपको लिखना है। सिर्फ वर्डों का खेल होगा, रहेगा प्रदूषण। जैसे बोल देगा प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो प्रदूषण की समस्या और समाधान पे आपको निबंध लिखने के लिए बोल देगा तो यही लिखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण पे बोल देगा तब भी यही लिखिएगा। प्रदूषण की समस्या पर बोलेगा तब भी आपको यही लिखना है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर बोलेगा तब भी यही लिखना है। प्रदूषण तथा मानव समाज पर बोलेगा तब भी यही आपको निबंध लिखना है। अब किस तरीके से लिखना है, चलिए उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखिएगा उसमें प्रस्तावना लिखिएगा। तो प्रस्तावना में उसी के बारे में लिखना होता है जिसके बारे में, यानी जिस विषय में आपसे निबंध पूछा गया है। तो यहाँ प्रदूषण से रिलेटेड पूछा गया, पर्यावरण से रिलेटेड पूछा गया है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए कम से कम आप 3 या 4 लाइन जरूर लिखिएगा एग्जाम में, जब भी प्रस्तावना लिखिएगा तब। ठीक है, ये देखिए कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं लिखाया हूं सेम सेम आपको यही नहीं लिखना, जरूरी नहीं कि आप यही रट के जाओ लिखो। आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए। निबंध जो होता है एक स्टोरी की तरह पढ़ाया जाता है। अब कैसे तैयार करना है मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला स्केच आपका होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना स्केच और लास्ट का जो स्केच होगा उपसंहार, ये 2 स्केच आपको डालने ही डालने हैं। ठीक है, अब बीच में कौन सा स्केच आप डाल रहे हो कोई मैटर नहीं करता। पहले आप लिखिए यहाँ पे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको लिखना होगा, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर इस असंतुलन को दूर कर सके। कहने का मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको भी बताया ना, कि उस जिसके बारे में, यानी जिस विषय में आपसे निबंध पूछा गया है उसी विषय में आपको थोड़ा बहुत लिख देना होगा। ठीक है, अब बात आती है जिसके बारे में पूछा गया है उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए जान लीजिए उसका अर्थ होता क्या है। जैसे प्रदूषण से पूछा गया है या पर्यावरण, प्रदूषण बोलेगा तो यहां प्रदूषण लिखिएगा, पर्यावरण बोलेगा तो पर्यावरण लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ, अगर पर्यावरण बोल देगा तो पर्यावरण का अर्थ, देखिए हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्य से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, ये उसका क्या हो जाएगा, प्रदूषण का अर्थ हो जाएगा। कुल में आपको 4 लाइन या 5 लाइन, 3 लाइन अपने कॉमन सेंस से लिखना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, रट्टा मत मारिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, रट्टा आपको निबंध में नहीं मारना है। ठीक है, आप जो मैं लिखा रहा हूं अपने नोट्स में बना लीजिएगा, उसके बाद इसको स्टोरी मॉडल आप पढ़ जाइएगा। अब तीसरा स्केच थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां।
पर्यावरण बोलेगा तो प्रदूषण की जगह पे पर्यावरण कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, देखिए प्रदूषण से समस्या क्या होती है और इससे हानि क्या होती है। देखिए हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, स्राव का कम होना यानी सुनना, ठीक है, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये क्या होती है, इससे समस्याएं होती हैं और इससे कई हानियां भी होती हैं। तो पर्यावरण या प्रदूषण बोले तो इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप कॉमन सेंस लगाइएगा। मैंने आपको क्या बताया कि पहला स्केच आपको प्रस्तावना लिखना है और लास्ट वाला उपसंहार। बाकी आप स्केच बीच में क्या लिख रहे हो, इससे हानि लिख रहे हो, अर्थ लिख रहे हो, परिभाषा लिख रहे हो, ठीक है, लाभ लिख रहे हो, ये सब आपके ऊपर मैटर करता है कि आपको कॉमन सेंस वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3 पॉइंट तक। चलिए अभी 2 पॉइंट हम आपके और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रदूषण के प्रकार या पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण से बोलेगा तो पर्यावरण, प्रदूषण बोलेगा तो प्रदूषण। तो प्रदूषण देखो कई प्रकार का होता है। तो मैंने यहां पे सिर्फ लिखा है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण। 3 प्रदूषण मुख्य होते हैं जो आप आमतौर पे पढ़ते ही चले आ रहे हो, ठीक है। तो इन्हीं प्रदूषणों के बारे में आप जान लीजिएगा। अगला इसके मैंने चौथा स्केच डाल रखा है प्रदूषण के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे तैयार करना है, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। जैसे ये निबंध समाप्त करता हूं पहला, इसके बारे में मैं बता दूंगा कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो बने रहिएगा, अपने नोट्स में लिखिएगा भी से। वायु प्रदूषण, वायु में होने वाले हानिकारक या वायु में हानिकारक प्रदूषकों के एकत्रित होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि ये सब चीजों की उपस्थित होने की वजह से, गाड़ी मोटर ज्यादा चलने की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। जो आपके धुआं निकलती है, कहीं पे फालतू चीजें जला रहे हो, प्लास्टिक जलाने से जो ये धुआं निकलता है, तो दोस्तों ये एक वायु प्रदूषण का कारण होता है। हम पटाखे फोड़ते हैं तो ये सब देखिए गलत बात है, ठीक है। ये सब आपको अगर आपको प्रदूषण से मुक्ति करना है, प्रदूषण हटाना है, तो इन सब चीजों को आप दूर रहिए, इन सब चीजों को इस्तेमाल कम करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जल प्रदूषण की बात की जाती है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जलीय वातावरण जैसे तालाब, नदी, झील आदि में नुकसानदायक पदार्थों के एकत्रित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। समझ में आया नहीं समझ आया? चलिए, नहीं समझ में आया हम आपको बताते हैं। देखिए जल प्रदूषण होता कैसे, जैसे क्या है, तालाब हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गए। तो क्या होता है दोस्तों, समुद्रों वगैरह में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं औद्योगिकरण करने के लिए क्या करते हैं, जब औद्योगिकरण करते हैं तो उनके जो गंदगी होती है वो कहाँ निकास करते हैं, समुद्र में। आपको पता है कि समुद्र से ही ये सब पानियां क्या होती हैं, इधर आती हैं। तो जब समुद्र ही गंदा हो जाएगा तो आगे सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, जल प्रदूषण तो होगा ही, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वायु में गूंजती अप्रिय ध्वनियां, यानी जो आपको बहुत बुरी लगती हैं, ध्वनि प्रदूषण की उदाहरण जैसे मोटर, कार, लाउड स्पीकर, सायरन। आज जब बहुत तेजी के सांस बजते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्या बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो शोर होता है इसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण से जो हार्ट पेशेंट मरीज होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि पहले डीजे वगैरह में 10-10 साउंड, 15-15 साउंड बजते थे, लेकिन इसी ध्वनि प्रदूषण के कारण ही उसमें साउंडों की संख्या कम कर दी गई। मनोरंजन जिसमें है उससे हानियां भी हैं, आपको पता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए प्रदूषण के प्रकार, आप कुछ इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब समस्या का समाधान, प्रदूषण या पर्यावरण की समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण कीजिए। सबसे पहला काम, वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों की कटान पर रोक लगा दी जाए। फालतू वृक्ष को जो आप काट रहे हो इस पे आप रोक लगाओ, ठीक है। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आजकल के, यानी बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, बुलेट तो खरीद लेंगे, बुलेट में ऐसा फाट फाट करने वाली आवाज लगवा देते हैं, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, उनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। बस उनकी जो बुलेट है आवाज अच्छा करना चाहिए ताकि लोग 4 लोग देखें, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि आप भावी हो, क्योंकि आप लोग ही देश के भविष्य हो, और भविष्य जो होते हैं वो खिलवाड़ नहीं करते। तो आपको अपने देश के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या, आप पढ़ रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो इसी आप मर्यादा में रहो जो आपको उचित लगता है, ठीक है। गलत काम पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब 6वां नंबर आता है
उपसंहार। लास्ट का हेडिंग जो होगा उपसंहार तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रस्तावना, लास्ट का उपसंहार, उसके बीच में आप कम से कम 3 या 4 हेडिंग लिख देंगे तो बहुत हो गया, ठीक। कम से कम आप जब निबंध लिखिएगा तो 5 स्केच आपको लिखना ही लिखना होगा, ठीक है। 5 स्केच आप लिखिएगा कम से कम, पहला प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार। अब बीच में आप जिससे रिलेटेड पूछा जाए उससे रिलेटेड आप क्या कर दें, समस्या से रिलेटेड, लाभ हानि, ये सब आप उसमें दे दें, निवारण उपाय, ये सब स्केच डाल के आप लिख देंगे, आपका पक्का हो जाएगा 6 नंबर। अगर 6 नंबर नहीं मिलेगा तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है ना तो 6 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया। नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। तो उपसंहार में यही होता है दोस्तों, उसकी तारीफ की बात की जाए, उसके क्या उपाय की बात की जाए, यही उपसंहार में लिखा जाता है। और प्रस्तावना में उसके बारे में लिखा जाता है। फिर अगला स्केच आप जो बीच में लिखेंगे, हानि, लाभ, समाधान, कुछ भी आप डालिए जिससे रिलेटेड पूछा रहेगा स्केच, कुछ भी स्केच डालकर आप वहां पर लिख देंगे, लेकिन अच्छे से लिखिएगा। ये आपके कॉमन थॉट के ऊपर डिपेंड करता है निबंध, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला निबंध। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो 6 नंबर दे के जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, वो भी 100%, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ही निबंध और कराने वाला हूं। यदि आप वो निबंध देख लेते हो तो दोनों में से एक आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा, इसकी 100% गारंटी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर जो आप बताते हो वही पढ़ना है सिर्फ। जी, जो मैं बता रहा हूं बस उतना ही पढ़ लो, मैं गारंटी लेता हूं 90% रिजल्ट ना बने तब मुझे कहना, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए दूसरे निबंध को। अब देखिए दोस्तों, दूसरा निबंध जो है हमारे देश से रिलेटेड है। देश से रिलेटेड मतलब स्वदेश प्रेम, अपने देश से प्रेम, देश प्रेम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर देश से रिलेटेड निबंध पूछेगा तो जो मैं यहां पे लिखाया हूं वही आपको लिखना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी आप निबंध लिखेंगे तो पहला स्केच प्रस्तावना होगा, लास्ट का स्केच उपसंहार होगा, बीच में आप क्या लिख रहे हो ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसा मैं यहां पे लिख रखा हूं उसको अपना नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद इसको एक कहानी यानी स्टोरी की तरह पढ़िए। फिर आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो कॉमन सेंस लगाकर लिखने का प्रयास करिएगा। एक वर्ड को रट्टा मारकर रटने की आदत मत डालिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, प्रस्तावना, प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अनुपम प्रेम होता है, यानी बहुत प्रेम होता है। अपना देश चाहे बर्फ से ढका हो, चाहे गर्म रेत से भरा हुआ हो, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हो, वह सब के लिए प्रिय होता है। जब पशु पक्षियों को अपने घर से, अपनी मातृभूमि से इतना प्यार हो सकता है तो भला मानव को अपनी जन्मभूमि से, अपने देश से क्यों प्यार नहीं होगा। तो दोस्तों ये लिखना था आपको प्रस्तावना में, ठीक है। कॉमन सेंस लगाकर लिखना होगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट स्केच की। तो नेक्स्ट स्केच जो होगा इसमें मैंने लिख रखा है देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, देश प्रेम का तात्पर्य है देश में रहने वाले जड़ चेतन सभी से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियां, महलों तथा संस्थाओं से प्रेम आदि सबके प्रति गर्व की अनुभूति करना। सच्चे देश प्रेमी वो होते हैं जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़े त्याग कर सकते हैं, वो होते हैं देश प्रेमी। और यही है देश का अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट स्केच है। यहाँ पे तीसरा स्केच आपको ध्यान देना है। तीसरा स्केच है देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। ये सब आपको स्केच डाल के लिखनी होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत के समान जल पीकर, सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं कि हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग की भावना से श्रद्धा, सेवा एवं प्रेम रखना चाहिए। यही हमारा देश के प्रति कर्तव्य है, ठीक है। तो ये तीसरा स्केच हो गया। चलिए नेक्स्ट स्केच को हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा स्केच है आपका भारतीयों का देश प्रेम। भारतीय लोग जो है उनका देश प्रेम के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे, भारत माँ ने ऐसे असंख्य नवरत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने असीम त्याग भावना से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। वन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां
खाना स्वीकार किया, परंतु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाया। तो ये होते हैं सच्चे देश प्रेमी दोस्तों। ऐसे आपको भी बनना है। अगर देश में कभी भी आँच आए तो आन शान की बात होगी जब देश के लिए, तो हमको भी डटकर सामना करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से देश प्रेमी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा बात आता है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार लास्ट में अगला स्केज आपको डालना ही पड़ेगा, जो लास्ट का स्केज होगा। तो उपसंहार के अंतर्गत आपको लिखना होगा, खेद का विषय है कि आज हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्बल होती जा रही है, या दुर्लभ होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। प्रत्येक देशवासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके देश भारत की देश रूपी बगिया में राज्य रूपी अनेक क्यारियां हैं। किसी एक क्यारी की उन्नत एकांगी उन्नति है और सभी क्यारियों की उन्नत देश रूपी उपवन की सर्वांगीण उन्नति है। उपवन मतलब जानते हैं आप, बगीचा। ठीक है, कहां तक पहुंचे? उन्नति है। जिस प्रकार एक माली अपने उपवन की सभी क्यारियों की देखभाल समान भाव से करता है, उसी प्रकार हमें भी देश का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख देना है। जब भी आप निबंध लिखिएगा तो पहला इसके ध्यान रहे प्रस्तावना होगा और लास्ट का स्केच जो होगा उपसंहार होगा। बाकी स्केच आप बीच में लाभ लिख रहे हो, हानि लिख रहे हो, अर्थ लिख रहे हो, उपाय लिख रहे हो, समस्या लिख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना सोच पाता है। इन्हीं सब स्केचों में से स्केच डालकर लिख दीजिएगा। लेकिन पहला स्केच प्रस्तावना में उसी के बारे में लिखना है, उसी विषय पर लिखना है जिस विषय पर आपसे निबंध पूछा गया है। उपसंहार में आपको उसी विषय पर लिखना है, क्या होगा उसका जो उपाय होगा। ठीक है, उसके बारे में उपसंहार में लिख देना है। बाकी बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना याद रखना कि दोस्तों कुछ जब भी लिखिएगा तो कम से कम 5 या 6 लाइन का एक स्केच जरूर लिखिएगा। 5 या 6 लाइन, उससे कम मत लिखिएगा, तभी 6 नंबर आप पाओगे। ये क्योंकि 6 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कम से कम 2.5 पेज तो आप लिखो, 2 पेज तो कम से कम इसको लिखो ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अभी हिंदी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन और बच रहा है जो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा और हिंदी आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।